हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप सबको पता है मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो मैं आईबीपीएस पीओ और एसपी पीओ के आने वाले एग्जाम है उसके लिए मैं आपके लिए जितना मेरे से हो सकता है मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। अभी मैं अर्थमेटिक के प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ। फिर आने वाले टाइम में आपको मैं स्पीड मैथ के भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इसी तरह आपका प्रोसेस ये चलता रहेगा और आपको एंड जो टाइम जो एग्जाम का रहेगा तब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। और मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, जो उनका पैटर्न रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मेरा जो प्रैक्टिस सेट करवाने का जो एक रहता है कि कैसे मैं करवाता हूँ, मैं हर स्लाइड को पहले ओपन करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन देखना है, आपको पोज करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको समझूंगा और उसको सोल्व करूंगा। बस आपको ये देखना है, जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपका जो पैटर्न है सोल्व करने का, मेरा जो पैटर्न है वो उसमें कितना डिफरेंस है, कम टाइम किस में लगता है, तो आप उसको जरूर अपना ऑब्जर्वेशन में कीजिएगा। यही फायदा रहता है प्रैक्टिस सेट को देख के करने का। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है और फिर करना है, पोज करना है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। क्या बोल रहा है, एक आइटम है, सॉरी सॉरी, एक आइटम थी उसमें, है ना, एक आइटम थी जो मतलब 3,000 रुपये में सेल की है। ठीक है, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है 25%। और फॉलोइंग डिस्काउंट मतलब कोई चीज वस्तु थी, उसको 20% डिस्काउंट देने पे बेचा था और उसका प्रॉफिट कितना हुआ था, उसको 25% हुआ था। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ इंस्टेड इट इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। वो बोल रहा है यदि मैं 10% डिस्काउंट पे बेचता, 10% छूट पे बेचता तो उसका प्रॉफिट कितना होता, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो अभी देख लो, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका सबसे बढ़िया है वो है परसेंटेज वाला मेथड लगाएंगे इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एक मार्केट प्राइस ले लेंगे, सेलिंग प्राइस ले लेंगे और कॉस्ट प्राइस ले लेंगे। ठीक, क्योंकि इन तीनों की चीज की जरूरत अपने को पड़ेगी। तो अभी क्या करें, 20% डिस्काउंट पे दिए तो मान लो जो मार्कअप प्राइस था या अंकित मूल्य था वो था 100 रुपये। 20% डिस्काउंट पे दिया, ठीक है, तो 20% डिस्काउंट पे दिया तो 80 में बेचा। यदि 100 की चीज थी, 20% डिस्काउंट पे बेची तो 80 में बेची। लेकिन उसने क्या बोला है, जो 80 में बेची है उस पर प्रॉफिट कितना है, 25% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट है मतलब 1/4 होता है। यदि 4 पे 1 का प्रॉफिट होता है तो यदि सीपी 4 होती है तो एसपी क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ सीपी कितनी है, 80। तो इसको यदि 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो एसपी कितनी, 80। तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी कितनी हो जाएगी, 64। तो यहाँ पे सीपी कितनी होगी, 64। ये उसने पहली लाइन में दिया है, उसका मैंने परसेंटेज मेथड निकाल लिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, यदि 20 की बजाय 10% देना है तो मार्कअप प्राइस कितना, 100। तो 10% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 90। ठीक है, 90 हुआ। अब उसने बेचा कितने में, बेचा तो उतने में ही है, प्रॉफिट पूछा है ना उसने। कॉस्ट प्राइस में तो वो चेंज करा नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रखना है, 64 का 64 रखना है। केवल छूट में ही डिफरेंस था, यहाँ पे 20% की छूट थी और यहाँ पे 10% की छूट थी। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, 3,000 रुपये में बेचा है तो मतलब 80 की वैल्यू पहले कितनी है, 3,000। तो 80 की वैल्यू है 3,000। ठीक है, अब उसमें देखो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 26, इतना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, यही अपने को डिफरेंस ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अभी देखो क्या बोल रहा है, 3,000 रुपये एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, 25% उसने बोला, तो यहाँ पे 80 की वैल्यू कितनी, 300। और अपने को निकालने कितनी है, अपने को प्रॉफिट निकालना। तो वो प्रॉफिट क्या है, ये एक्चुअल जो उसने पूछा है ये सेलिंग प्राइस और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, दोनों का डिफरेंस है 26। तो यहाँ पे 26 की वैल्यू पूछी है, समझ गए। रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड है। 80 की वैल्यू अपने को दे रखी है और 26 की वैल्यू अपने को पूछी है। तो यहाँ से कट कर लीजिए, 0 से 0, 2 से कट किया, 2 से कट के 13 दूनी 26, 4 दूनी 8 और 4 से इसको कट करेंगे कितना आएगा, 75। और 75 इंटू 13 करेंगे तो कैसे आएगा, 13 को 7 से किया, 9 7, 13 7 91, एक डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे, और 13 5 65। तो इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, 975। तो 975 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने जैसे सोल्व किया होगा और मैं जैसे सोल्व कर रहा हूँ उसका आप समझ लीजिए कि भाई आपने किस तरह समझा, मैंने किस तरह समझा। मैंने केवल परसेंटेज परसेंटेज का मेथड लिया और परसेंटेज के मेथड को उसको अप्लाई किया। ठीक है दोस्तों, तो यही अपने को ध्यान में रखना है कि भाई कैसे अपने को करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मैंने क्या दोबारा समझा देता हूँ। मार्केट प्राइस दिया 100, सेलिंग प्राइस था 80, 20% छूट पे दिया, लेकिन उससे प्रॉफिट कितना हुआ था 25%। तो मैंने प्रॉफिट को, उसको रेशियो को डेसिमल में, फ्रैक्शन में किया, 1/4। यदि प्रॉफिट हुआ तो 4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 4 सीपी है तो 5 एसपी। अब 80 बनाना है तो 16 से मल्टीप्लाई, तो सीपी को 16 से मल्टीप्लाई। तो ये अपना एक पूरा पैटर्न बन गया।
फिर उसके बाद उसने 10% छूट बोली थी, तो 100 पे 10% की छूट 90 में बेचा, और कॉस्ट प्राइस उतना ही है जो पहले था, सेम वस्तु है। तो अपने को पता लग गया 26, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सेलिंग यदि 90 होगा और कॉस्ट प्राइस 26 का डिफरेंस है, ठीक है। और 80 की वैल्यू दे रखी है, 26 की निकालनी है, तो 975 है, ठीक है। समझ में आया तो थम्स अप कर देना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप पोज कीजिए और कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, जो आयत बोलते हैं हिंदी में, इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, मतलब 25%, ठीक है, ठीक है। और एंड इट्स ब्रेथ, जो इसकी एक होती है लंबाई, होती है चौड़ाई, ठीक है, डिक्रीज हुई है, मतलब -25%, ठीक है। तो दैन इट्स एरिया, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, इस टाइप का जो पैटर्न है, ये टाइप जो आप पैटर्न देख लीजिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस ये मेंसुरेशन पे है। इस तरह के अदर अर्थमेटिक क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस है, टाइम डिस्टेंस है, उन कई टाइम डिस्टेंस वेरी स्पीड, उसमें कई ऐसे पैटर्न बनते हैं जिसमें एक मेथड लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100। ये मेथड लगता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें भी लगता है। तो अपने को बस इस पैटर्न को ही समझना है कि भाई क्वेश्चन को पढ़ते अपने को दिमाग में आ जाए कि ये मेथड इसमें लगेगा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसने पूछा एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके जो देखो आंसर भी वो भी परसेंटेज में है, देख रहे हैं। तो देखिए इसमें लगेगा परसेंटेज वाला। अभी देखो ये क्या है, ए की वैल्यू मतलब प्लस 25%, ये क्या है, बी की वैल्यू, ठीक है, ये ए ये बी, और ए प्लस है बी माइनस है, दो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 625 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज है। तो ये 25 से ये 25 कट हो गया, ये 100 पे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, तो 6.25% आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका जो एरिया है 6.25% होगा, लेकिन उसका निशान, उसका जो सिंबल क्या रहेगा, वो रहेगा माइनस। क्या रहेगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, माइनस का 6.5। रेक्टेंगल की इंक्रीज करी है, ब्रेथ की डिक्रीज करी है, तो उसका एरिया पे क्या इंपैक्ट होगा, तो वो परसेंटेज पूछा है। तो क्वेश्चन में देखिए, तो माइनस का 6.5% इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आपको पता लगना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा उसका पढ़ते पढ़ते ही उसका मेथड दिमाग में आ जाना चाहिए, कि अगर तभी वो आप इस चीज़ को ही, रीडिंग एबिलिटी जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताई, रीडिंग एबिलिटी यदि आप में रहेगी तो आप क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएंगे और एक इजीली मेथड से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या बोल रहा है, आप पोज कर लीजिए और कीजिए, मैं इतने में पढ़ के करता हूँ। ए जो है काम को कंप्लीट करता है 36 डे में, बी करता है 45 डेज में, सी करता है 60 डे में। इफ बी एंड सी वर्क टुगेदर, मतलब बी और सी साथ साथ काम करते हैं कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग टास्क। टाइम एंड वर्क में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो 2 सेकंड में ऐसा सेंटेंस देगा, आपको समझना पड़ता है कि वर्क जो है कंप्लीट हो रहा है वो कितने के द्वारा किया जा रहा है, या रिमेनिंग टास्क का पूछ रहा है, कंप्लीट टास्क का पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी लेते हैं। ए कितने दिन में करता है, 36 डे में। बी कितने में करता है, 45 डे में। सी कितने में करता है, 60 डे में। तो अपने को पता है ये डे है, और इनका जो एलसीएम मेथड से करेंगे तो एलसीएम मेथड मान लिया 180, तो इसको अपने क्या मानते हैं, वर्क यूनिट मानते हैं। ये होता है वर्क, ठीक है। ये अपनों ने सीखा है, आपने कहीं भी क्लास ज्वाइन की हो। तो 180/35 करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये जो आती है वो क्या आती है, इफिशियंसी। और 180/45 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 180/60 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये सब की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क कितना करना है, 180 करना है। तो आगे क्या बोलता है, बी और सी टुगेदर करते हैं 10 दिन के लिए। तो बी प्लस सी कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो कितना काम हुआ, 4 बी की है, सी की 3 है, तो बी प्लस सी 7 10 दिन के लिए करा, कितना यूनिट काम करा, 70 यूनिट काम करा। कितना, 70 यूनिट वर्क कर दिया बी और सी ने। अब टोटल था कितना, 180, उसमें से 70 गया तो कितना बचा, कितना बचा, 110 बचा। 180 में से 70 जाएगा तो क्या बचेगा, 110। अब उसने बोला रिमेनिंग टास्क ए अकेला करता है, तो ए अकेला कितने, उसकी इफिशियंसी कितनी एक दिन में करने की, 5। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो एक 110 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 22 क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो ए जो है रिमेनिंग टास्क को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 22 डेज में पूरा कर लेगा, ठीक है दोस्तों।
समझ में आ गया ना। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बी और सी दोनों मिलके स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोनों मिलके 4 और 7 7 यूनिट एक दिन में करते हैं। 10 दिन में उन्होंने कितना किया, 70 यूनिट करा। 180 में से 70 गया 110, वो रिमेनिंग एक कितने में करेगा, 22 दिन में करेगा। ठीक है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं याद रखना है, जो वर्क होता है वो इक्वल टू होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम के। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, वो आपको पता होगी नो डाउट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आप पॉज करना और करने मेरे मेथड को देखना, फिर आपके मेथड जो किया उसको चलना, और जो आपको बेटर लगे वो चीज़ को आप फॉलो करना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 80 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और वाटर है। ठीक है, तो मिल्क और वाटर कितना रेशियो है, 4:1 है। ठीक है, 4:1। इफ x लीटर of water and 20 liter of milk are added, the new ratio will be water become 3:2, find x। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 80 लीटर है 4:1 के रेशियो में। ठीक है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी, 80, 1 रेशियो की वैल्यू 16, तो मिल्क कितना हो जाएगा 64 और वाटर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, मिल्क और वाटर। अभी देखो x लीटर वाटर ऐड करा है, तो x लीटर वाटर ऐड करा है और 20 लीटर क्या ऐड करा है, मिल्क ऐड करा है। ठीक है, इनका रेशियो क्या हो रहा है, 3:2 हो रहा है। तो ये हो गया, ये इक्वेशन बन गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 84 16 प्लस एक्स 3/2। ठीक है, 3 से कट कर देंगे, 28 3 84 होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस एक्स इक्वल टू 56। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 40। और वही अपने को क्या है, फाइंड एक्स पूछा है, मतलब कितना लीटर वाटर मिल्क किया है। ठीक है, वाटर ऐड किया तो 40 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 40 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जहाँ कुछ वेरिएबल वेरिएबल डाल देगा ना, वेरिएबल किसी भी क्वेश्चन का टाइप, तो उसको जितना बेसिक से करने की कोशिश करोगे ना वो उतना जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, जहाँ पे रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड वहाँ जल्दी काम काम आता है, जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल नहीं होता, जहाँ रेशियो या न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है वहाँ ज़्यादा रेशियो मेथड और बाकी मेथड काम आते हैं। जहाँ एक्स आ गया या और आ गया तो उसमें आप नो डाउट कोई ऐसे मेथड निकाल सकते हो जो आप कर सकते हो, बट ये जो बेसिक वाला है वो आप एग्जाम पेपर में जल्दी कर पाओगे, क्योंकि बहुत एजुकेटर हैं जो ऐसे क्वेश्चन को भी विदाउट इस इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जल्दी कर पाओगे, क्योंकि बेसिक एस्पिरेंट की तरह सोचा जाए तो ये मेथड ही आप फॉलो करोगे 99%। 1% कोई होगा विरला जो कोई और मेथड निकाल के लाए। ठीक है, जहाँ वेरिएबल आए, क्वेश्चन में वेरिएबल आए तो वहाँ कोई ऐसा मेथड निकाले जहाँ पे इनका यूज ना करे। ठीक है, तो चलिए फिर आप करना, फिर मैं इसको करता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, राहुल है, इन्वेस्ट कर रहा है प्रिंसिपल इन ए स्कीम 10% ऑफरिंग पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। देखो ये चीज मेन है, 2 ईयर। इफ ही अर्न ए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 252 एट द एंड ऑफ द टर्म, टर्म मतलब 2 साल के टर्म के पूरे को, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, पी की वैल्यू पूछी है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सक्सेसिव मेथड का, अब इसमें भी वो लगेगा। वो कैसे लगेगा, देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यदि सिंपल होता तो 2 साल के लिए 20%, लेकिन नहीं, कंपाउंड में क्या होता है, 10 10 फिर 10 फिर यहाँ पे 1, मतलब सॉरी यहाँ पे 10 10 होता है, फिर यहाँ 1 होता है, 10 का 10% भी होगा ना, 10 का 10% होगा तो वो 1, तो टोटल 21। लेकिन आपने को ऐसे नहीं याद रखना, सीधा याद रखना है, सक्सेसिव मेथड होता है, 10 का 21 होता है, 20 का 42 होता है, सॉरी 44 होता है। तो ऐसे करते करते पूरी सीरीज आप बना लीजिएगा। 10 का 2 साल का इम्पैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो होगा 21% CI में। ठीक है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का होगा 21%, 3 साल का निकालोगे तो 21 प्लस 10 दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100। ठीक है, तो 31 प्लस 2.1 तो मतलब 33.1, ये आपको याद होना चाहिए, 4 का भी याद होना, मतलब ये चीज़ आपको दिमाग में रहनी चाहिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ करने के लिए इतना टाइम नहीं है, पेस्ट करने के लिए इतना। वो जैसे 10% पर एनम कंपाउंड रेट 2 साल के लिए आ रहा है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए 10% का 2 साल के लिए 21%, तो 21% की वैल्यू। अब देखो इंटरेस्ट जो एक्चुअल वैल्यू है, जो रियल में वैल्यू कितनी है, 21% की वैल्यू 252 है, दे रहा है ना उसने। ये फंड टोटल इंटरेस्ट कितना है, 252 एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 21 से डिवाइड करके, 21 सॉरी 21 एकम 21, तो 4 आया, फिर 2 21 दूना 42, तो 100% की वैल्यू, 100% मतलब पी, ये 21% 100 पी तो हुआ, तो 100% की वैल्यू 1200। तो एक्चुअल में पी की वैल्यू क्या होगी,
1200 होगी, तो 1200 ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑप्शन। समझिए, बेसिक से करने जाओगे तो पहले आप पी को 100x मानोगे, फिर उसका 10% निकालो, फिर उसका 10%, होता है, ऐसा नहीं करना। 21% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 100 पे 21%, 100 माना है तो 100 का 21% सीधा निकाला तो 21 ब्याज आया ना। तो उसने 2 साल के बाद ब्याज एक्चुअल में कितना दिया, 252। तो 21 की वैल्यू कितनी, 21% होता है, तो मैंने 100 पे निकाला तो 21 की वैल्यू है ना, ये 21 की वैल्यू 252 है, तो एक की वैल्यू कितनी 12, तो 100 की वैल्यू पूछिए। समझ रहे हो, रेट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक्चुअल में 252, 21 की वैल्यू 252 है, तो एक की वैल्यू 12, तो 100 की वैल्यू 1200 होगी। यदि क्योंकि पी को सीधा सीधा 100 माना है तो 100 की वैल्यू ही पी होगा, तो 1200 इसका आंसर होगा। ठीक है, मेन चीज था इसमें सक्सेसिव मेथड, 10 का 21%, वो एक्चुअल मेन फैक्टर है इसमें। चलिए क्वेश्चन कीजिए, बोट एंड स्ट्रीम का है। क्या बोला है, एक बोट ट्रेवल कर रही है 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में इन 8 आवर्स। टोटल टाइम ले रही है 8 घंटे। और इसमें देखो डिस्टेंस सेम है, ये इसमें मेन फैक्टर काम करेगा, इसमें डिस्टेंस सेम है। ठीक है, द बोट स्टिल वाटर स्पीड इज 4 टाइम द स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल से 4 गुना है स्थिर जल में जो बोट होती है। ठीक है, तो मेरा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 4 बॉक्स बना लो आप। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको थोड़ा इजी रहेगा। अब क्या बोल रहा है कि भाई स्टिल वाटर, सबसे पहले स्टिल वाटर 4 टाइम्स है स्पीड की, तो ये 4 है तो धारा की 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो डाउन स्ट्रीम आती है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो अप स्ट्रीम आती है। ठीक है, ये मेरा बोर स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सीखने का है। सबसे पहले आती है स्टिल वाटर, फिर आती है स्ट्रीम, फिर डाउन स्ट्रीम, फिर अपस्ट्रीम। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको इस तरह यदि बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस यदि सेम है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। ठीक है, अब देखो स्पीड का रेशियो है 5 रेशियो, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का जो स्पीड का रेशियो है वो 5:3 है स्पीड का। ठीक है, तो अब उसमें टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब डिस्टेंस सेम है, तो 3:5 हो जाएगा। अब 3:5 है और टोटल टाइम कितना है 8, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 8, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग जाएगा, 8 रेशियो की वैल्यू 8 होगी ना, टोटल टाइम रेशियो कितना है 8 रेशियो, और टोटल टाइम कितना है 8 घंटे, तो 3 घंटा लगेगा डाउन स्ट्रीम में और 5 घंटा लगेगा किसमें लगेगा, 5 घंटा अप स्ट्रीम में। अब पूछा क्या है, स्ट्रीम स्ट्रीम की स्पीड पूछी है। अब देखो 120 किलोमीटर क्या था डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में क्या था, कितने घंटे ले रहा है, 3 घंटे ले रहा है, तो कितनी स्पीड आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम में कितना गया, 120 गया 5 घंटे में, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इन दोनों को अब देखो 5 की वैल्यू कितनी आई थी 40, मतलब 5 ये नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं नॉर्मल निकालूँ, यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे 8 आएगा सीधा सीधा आंसर। समझ, सीधा सीधा यदि ये निकाल लो या ये निकाल लो, दोनों में से कुछ भी निकाल लो, सीधा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें मेन था डिस्टेंस सेम है, एक ये मेन फैक्टर था, और एक ये था स्पीड डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यही मेन था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो दोस्तों, आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चन मैं लिए थे, तो आगे अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो कर दीजिएगा। इस तरह मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँगा, और मिनिमम आपको मान के चलिए 45 डेज़ हैं जो आपको तैयारी में हेल्प करेंगे, तो मैं आपके लिए कम से कम नहीं तो 30 सेट तो मैं लेके आऊँगा ही आऊँगा दोस्तों। तो आपको इस तरह पढ़ते रहिए और साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।